चलिए बेटा आज के दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 हमारा क्लास 9 मैथमेटिक्स और इस चैप्टर का नाम है द एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि हमने एटम किस तरह से दरियाफ्त हुआ, एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, फिर रेडियो एक्टिव रेज कैसे डिस्कवर हुई, अल्फा बीटा गामा रेज कैसे डिस्कवर हुई, और उसके बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसके अंदर रदरफोर्ड ने जब एटॉमिक मॉडल पेश किया था तो उसने क्या गलतियाँ करी और फिर कैसे बॉर्ड ने इसको करेक्ट किया, और फिर बॉर्ड्स ने कैसे बॉर्ड्स के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ये इस पूरे चैप्टर का सफ़र है। सही है, तो हम इस पूरे चैप्टर को स्टार्ट करने लगे। हमारा जो सबसे पहला जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो इंट्रोडक्शन है, इस इंट्रोडक्शन को ज़रा सा समझते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने एक चीज़ को समझना, सबसे पहले मैटर क्या चीज़ होती है। मैटर की डेफिनेशन बताओ। किसी भी चीज़ का वजन या फिर अगर वो चीज़ कोई जगह ले रहे तो हम उस चीज़ को मैटर बोलते हैं। यानी कि हम कहेंगे एनीथिंग, कोई भी चीज़, एनीथिंग which has mass and occupy space, कोई भी चीज़ जिसका कुछ वजन हो और फिर स्पेस ले लें, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड मैटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, हमें तो आज मैटर के बारे में बहुत कुछ पता है, हमें आज मैटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन अगर हम आज से सिर्फ 200 साल पहले चले जाए, सिर्फ 200 ईयर्स बैक, कितने साल पहले हम 200 साल पहले चले जाए, तो तकरीबन 1808 का टाइम है, 1808 का टाइम है, 1808 का टाइम है, और 1808 के टाइम से पहले लोगों को मैटर के बारे में सिर्फ दो थ्योरी पता है, जो कि ग्रीक्स की थ्योरी थी। यानी कि 5000 साल से 5,000 ईयर से जो थ्योरी चल रही थी 200 साल पहले तक वही थ्योरी चलती रही थी। यानी कि ग्रीक्स ने कहा था, ग्रीक्स पीरियड के अंदर कहा गया था, ग्रीक्स पीरियड के अंदर कि जो मैटर होता है वो मैटर 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। मैटर कितनी चीज़ों से मिलकर बनता है? मैटर 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे कि फायर से, आग से, और उसके बाद वाटर से, इसके अलावा और किस चीज़ से, सैंड से, और मतलब वाटर से, एयर से, और किस चीज़ से, अर्थ से। इन 4 चीज़ों से मिलकर हमारा मैटर बनता है। अर्थ से वो इसलिए बोलते थे क्योंकि ज़मीन से जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फल सब्जियाँ वगैरह वो ज़मीन से उगते हैं, ठीक है। वो बोलते थे कि ज़मीन की पैदावार है। कुछ चीज़ें ऐसे थी जिनको आँख को पकाया जाता था, कुछ चीज़ें होती थी जो कि पानी से मिलती थी, और कुछ चीज़ें होती थी जो हमारे हवा से मिलती थी, और कुछ चीज़ें होती थी जो इन चारों में किसी 2 चीज़ों के मिलाने से मिलती थी, या 2-4 चीज़ों के मिलाने से, या 3 चीज़ों के मिलाने से मिलती थी। तो वो बोलते थे कि जो भी मैटर है, जिस चीज़ का भी मैटर है, वो मैटर इन 4 चीज़ों से मिलकर बना है, या इन 4 चीज़ों में से किसी 1 या 2 या 3 चीज़ों से मिलकर बना है। बात समझ पा रहे हो? और 2000 साल, 5000 साल तक ग्रीक्स की ही थ्योरी चलती रही, लेकिन ग्रीक्स पीरियड के अंदर एक साइंटिस्ट थे, ग्रीक्स पीरियड के अंदर एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम था डेमोक्रिटस। हो सकता है कि मैं डेमोक्रिटस की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो ग्रीक्स पीरियड के अंदर, यानी आज से 5000 साल पहले एक साइंटिस्ट थे ग्रीक्स के अंदर, यूनान के अंदर, उनका नाम था डेमोक्रिटस। जो डेमोक्रिटस थे, डेमोक्रिटस का मानना ये था कि कोई भी मैटर ज़रूरी नहीं है कि इन 4 चीज़ों से मिलकर बना, वो किसी और 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं किसी और चीज़ से भी मिलकर बन सकता है। डेमोक्रिटस का मानना ये था कि सारे के सारे मैटर इन 4 चीज़ों से मिलकर नहीं बने, बल्कि 5वीं चीज़ भी हो सकती है। उनके पास कोई साइंटिफिक लैब नहीं थी, उनके पास कोई एपरेटस नहीं था, कोई भी एडवांस चीज़ कुछ भी नहीं थी उनके पास। तो उन्होंने क्या, डेमोक्रिटस ने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को, जो बहुत सारे अलग अलग मैटर्स थे, उनको तोड़ना शुरू किया। जैसे कि मैटर के अंदर मैं ये बोल सकता हूँ कि मैटर के अंदर फ्रूट्स आते हैं, अलग अलग किस्म के फ्रूट्स आते हैं। आसान है बात समझाने की कोशिश। ये जो फ्रूट्स है, इसके अंदर एप्पल भी होगा, इसके अंदर मैंगो भी होगा, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जैसे बनाना भी होगा, और बहुत सारे अलग अलग किस्म के फ्रूट्स होंगे। मैं लाइनें लगा सकते हो। वेजिटेबल्स भी होंगे, वेजिटेबल्स अलग अलग किस्म की, या इस तरह के
जो आयरन है, आयरन भी एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है, हालांकि वो फ्रूट्स नहीं है लेकिन वो मेटल है। गोल्ड बड़ा इंपॉर्टेंट मेटल है। ये भी सब चीज़ें आगे इस तरह से क्या हो सकता है, कार्बन, कोयला भी एक मेटल है, कोयला भी एक एलिमेंट है, मेटल की टाइप है, तो वो सब अलग अलग चीज़ें हैं। तो डेमोक्रेटस का मानना ये था कि हर चीज़ अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी है। अब वो इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक बहुत अच्छे तरीके से पेश नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम एप्पल को तोड़ना शुरू करें, एप्पल को क्या करें, कट करें, एप्पल को पीसेस में कट करें, एप्पल को इतना छोटा कट करें कि एप्पल के छोटे छोटे डॉट्स आ जाए, मतलब सेब के इतने छोटे पार्टिकल्स हो गए कि उससे मजीद छोटे पार्टिकल करना वो नामुमकिन हो जाए। और हम आम की भी इतने छोटे पार्टिकल्स करते हैं कि उन छोटे पार्टिकल्स को मजीद तोड़ना क्या हो जाए, नामुमकिन हो जाए, उसके बाद वो ना टूटे। इसी तरह से हम बनाना है तो मजीद छोटे पार्टिकल्स करते हैं, उसके बाद हम उसको उन पार्टिकल्स को मजीद ब्रेक करने की कोशिश करें तो पार्टिकल मजीद ब्रेक ना हो। फिर हम उसके बाद क्या करें, जो एप्पल का सबसे छोटा वाला पार्टिकल है, सबसे छोटा वाला साइज का जो एप्पल का पार्टिकल है, हम उसको टेस्ट करें तो भी हमें एप्पल का ही टेस्ट आएगा। हम मैंगो का सबसे छोटा वाला पार्टिकल उठाएं तो हमें मैंगो का ही टेस्ट आएगा, और बनाना का सबसे छोटा वाला पार्टिकल उठाएं उसको टेस्ट करें तो भी हमें बनाना का ही टेस्ट आएगा। यानी कि हमें ये पता लग रहा है कि एप्पल का जो सबसे छोटा वाला पार्टिकल है उसके पार्टिकल्स अलग हैं, और मैंगो का जो सबसे छोटा वाला पार्टिकल है, मैंगो के सारे पार्टिकल्स एप्पल के पार्टिकल से डिफरेंट है। और जो बनाना का सबसे छोटा वाला पार्टिकल है, बनाना का सबसे छोटा वाला पार्टिकल इन दोनों के पार्टिकल से बिल्कुल ही डिफरेंट है। समझ रहे हो, यानी कि इसके पार्टिकल्स अलग, इसके पार्टिकल्स अलग, इसके पार्टिकल्स अलग। ज़रूरी नहीं है कि तीनों चीज़ें फायर और वाटर और अर्थ से ही मिलकर बनी हो, क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें इन चारों चीज़ों से ही मिलकर बनी होती तो हो सकता था कि इनका जो सबसे छोटा वाला पार्टिकल है, सबके जो सबसे छोटा वाला पार्टिकल है, एंड में वो सारे जैसे हो जाता है। ये तो हो सकता है ना कि यहाँ पर ये चारों चीज़ें कंबाइन हो रही है तो कोई चीज़ ज़्यादा कंबाइन हो रही है, कोई चीज़ कम कंबाइन हो रही है, और एक ओवरऑल जो चीज़ बन रही है उसके अंदर अलग अलग किस्म का टेस्ट आ रहा है। लेकिन जब सबसे छोटा वाला पार्टिकल हो जाता है तो उसके अंदर आप क्या ही बोलोगे, सबसे छोटा वाला पार्टिकल है वो सारे छोटे वाले पार्टिकल जो है वो सब आपस में एक जैसे हो जाने चाहिए इन द एंड, लेकिन वो एक जैसे नहीं हो रहे। सिर्फ गोल्ड और सिल्वर और कॉपर ये सब एंड में एक जैसे नहीं हो रहे, इन सबके पार्टिकल सबके अलग अलग हैं। तो डेमोक्रेटस ने ये बात कही, लेकिन डेमोक्रेटस की बात को माना नहीं गया, इसका बहुत मजाक उड़ाया गया, इसको पागल फलसफी, इसको पता नहीं क्या क्या कहा गया, लेकिन बहरहाल डेमोक्रेटस अपनी बात पे डटा रहा और इसका इंतकाल हो गया। उसके बाद देखो डेमोक्रेटस के टाइम के बाद मॉडर्न पीरियड आया आफ्टर 5000 ईयर्स। अब मॉडर्न पीरियड के अंदर एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था जॉन डल्टन। उनका क्या नाम था भाई? जॉन डल्टन। जॉन डल्टन से पहले वाले लोगों को भी क्या लगता था कि एटम जितने भी मैटर है वो सब इन चारों चीज़ों से मिलकर बने, लेकिन जॉन डल्टन ने क्या किया, डेमोक्रेटस की थ्योरी को थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करी। उनके पास थी एक वैक्यूम ट्यूब, क्या मौजूद थी उनके पास? वैक्यूम ट्यूब मौजूद थी। वैक्यूम ट्यूब ऐसी ट्यूब होती है जिसके अंदर से हम एयर को सक करके बाहर निकालते हैं, ठीक है। लेट्स से हमने ऐसा पढ़ा कि हमारे पास एक ट्यूब है, हमने इस ट्यूब के साथ में एक वैक्यूम पंप लगा दिया, क्या लगा दिया? वैक्यूम पंप लगा दिया। अब वैक्यूम पंप से मैं क्या करता हूँ, वैक्यूम पंप से मैं अंदर की सारी एयर को सक करके बाहर निकाल देता हूँ। मैं समझ रहा हूँ, एक पंप लगाया मैंने, इस पंप से सारी गैस को बाहर निकाल लिया। अब तो सारी गैस को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। अंदर कुछ भी नहीं बचा तो अंदर स्पेस आ गया, बिल्कुल खाली। स्पेस के अलावा, अंदर खाली जगह के अलावा कुछ है ही नहीं, सब बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली हो चुकी है। अब उन्होंने इस ट्यूब के अंदर एक गैस को एंटर करवाया, उन्होंने इस ट्यूब के अंदर क्या करवाया, एक गैस को एंटर करवाया, और उसके बाद क्या किया, उन्होंने एक और वैक्यूम ट्यूब की, एक और वैक्यूम ट्यूब, और इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर भी एक वैक्यूम पंप लगाने के बाद सारी गैस को बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद उन्होंने क्या किया, इस गैस के अंदर, इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर दूसरी गैस को एंटर करवाया। फिर उसके बाद क्या किया, ये जो गैस मौजूद थी अंदर, जो उन्होंने गैस इंट्रोड्यूस करी थी, इस गैस के बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पर मौजूद थे, बेइंतहा पार्टिकल यहाँ पर मौजूद थे, और इस गैस के भी बेइंतहा पार्टिकल्स यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने दोबारा से इस गैस के पार्टिकल्स को वैक्यूम के जरिए बाहर निकाला, और अंदर बहुत कम पार्टिकल्स रहे थे जिसको वो स्टडी कर सकते हैं।
जिसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, इस गैस के जो पार्टिकल्स बच गए एंड में, सारे पार्टिकल्स जो एंड में बच गए उनको स्टडी किया, और इन पार्टिकल्स के जो दूसरी गैस के पार्टिकल्स थे दूसरी वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो आखिर में कम रह गए थे उसको स्टडी किया। इस तरह और बहुत सारे गैसेस के अलग अलग पार्टिकल्स को उन्होंने स्टडी किया। तो एंड में वो ये इस बात पर पहुंचे कि एक गैस के पार्टिकल्स दूसरी गैस के पार्टिकल से बिल्कुल मुनफरिद है, बिल्कुल डिफरेंट है, और दूसरी गैस के पार्टिकल्स तीसरी गैस के पार्टिकल से बिल्कुल मुनफरिद, और इस तरह सारी गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। इसका मतलब इनके दरमियान में कोई सिमिलैरिटी नहीं आ रही। अब उन्होंने बोला कि जो गैस है, लेट्स से ये गैस बिलोंग कर रही है किसी खास एलिमेंट से, ये गैस बिलोंग कर रही है किस चीज़ से, किसी खास एलिमेंट से, या अगर कोई सॉलिड है या कोई लिक्विड है तो वो भी एक खास एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, और उस एलिमेंट के अंदर क्या होता है, उस एलिमेंट के अंदर होता है पार्टिकल्स, उस एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं पार्टिकल्स। जो उन्होंने कहा कि जो सबसे टाइनी पार्टिकल है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल, उस छोटे से पार्टिकल को कहा जाता है, कहा जाएगा एटम। सही, सबसे छोटा वाला पार्टिकल को कहा जाएगा एटम। ये जो एटम लिखा है बेटा वर्ड, ये एटम का वर्ड निकला एटोमोस से। कौन से वर्ड से निकला हुआ है, एटोमोस से निकला हुआ है। एटोमोस का मतलब ये होता है अनडिविजिबल, यानी जिसको मजीद डिवाइड ना किया जा सकता हो, जिसको मजीद डिवाइड ना किया जा सकता वो कहलाएगा एटोमोस। तो उन्होंने क्या किया, सबसे छोटे वाले पार्टिकल का नाम दिया एटम का। अब उन्होंने कुछ अपनी थ्योरीज की कुछ पॉइंट्स पेश करे। उन्होंने कहा कि जो एटम है, एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, टाइनी पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल है एटम कि ये इंसानी आँख से देखा नहीं जा सकता। क्या कहूँगा मैं, एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि ये क्या है, इनविजिबल है, इसको देखा नहीं जा सकता, ये अनडिस्ट्रक्टेबल है, अनडिस्ट्रक्टेबल मतलब इसको आप मजीद तबाह नहीं कर सकते, मतलब आप कुछ इसको कुछ भी नहीं खा सकते, आप इसको मजीद तोड़ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप इसको, या आप इसको एक और नाम कर सकते हो कि अनडिविजिबल है, इसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता, ना इसको तबाह किया जा सकता है, ना इसको तोड़ा जा सकता है, ना इसको देखा जा सकता है। ठीक है, आज के दिन की बात नहीं कर रहा, कितने सालों की बात करूँगा, कितने सालों पहले की बात करें, कम से कम 200 साल पहले की, 214 ईयर्स टू बी वेरी एग्जैक्ट, 214 साल पहले की बात करें। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि ये जो एटम है ये इनविजिबल है, अनडिस्ट्रक्टेबल है, अनडिविजिबल है। फिर उन्होंने कहा कि अगर सेम एलिमेंट होंगे तो सेम एलिमेंट के जो सारे एटम्स हैं वो भी एक जैसे होंगे, सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो भी सारे कैसे होंगे, एक जैसे। जैसे कि फॉर सपोज अगर मैं एक पर्टिकुलर गैस की बात करूँ, जैसे कि गैस 1, फॉर एग्जाम्पल मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूँ, किस चीज़ की बात करूँ, हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस के जो एटम्स हैं वो सारे सारे आपस में, हाइड्रोजन गैस के जो एटम्स हैं वो आपस में सारे सारे एक जैसे होते हैं। सही है, अलीबा सुनने के लिए अलीबा सो गई थी। सही, तो मतलब हाइड्रोजन गैस के जो पार्टिकल्स हैं सब आपस में बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे होंगे। इसी तरह से जो नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल्स हैं, नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल्स आपस में एक जैसे होंगे, और ऑक्सीजन गैस के पार्टिकल्स आपस में एक जैसे होंगे। ठीक है, लेकिन हम अगर बात करें डिफरेंट एलिमेंट्स की, क्या बात है, डिफरेंट एलिमेंट्स की, जैसे कि मैं अगर हाइड्रोजन के पार्टिकल्स का कंपैरिजन ऑक्सीजन के पार्टिकल्स के साथ करता हूँ, या इन दोनों के पार्टिकल्स का कंपैरिजन नाइट्रोजन के पार्टिकल्स के साथ में करता हूँ, तो इन सब के पार्टिकल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। बात समझ में आ गई, हाइड्रोजन के पार्टिकल्स आपस में एक जैसे हैं, और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स आपस में एक जैसे, नाइट्रोजन के पार्टिकल्स आपस में एक जैसे, लेकिन इन तीनों के पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट एटम्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद आखिरी चीज उन्होंने कहा कि एक एलिमेंट के पार्टिकल्स दूसरे एलिमेंट के पार्टिकल से कंबाइन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोबारा सुनना, एक एलिमेंट के पार्टिकल्स दूसरे एलिमेंट के पार्टिकल से क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन जब भी ये कंबाइन होंगे तो होल रेशो में कंबाइन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, होल रेशो का मतलब समझा दूँ, फॉर एग्जाम्पल जब आपका नाम क्या था, शयान, जब शयान बड़ा होगा तो शयान की शादी होगी। सही है, शादियाँ, फॉर एग्जाम्पल शयान एक लड़का है, शयान की एक लड़की से शादी हो सकती है,
या 2 लड़कियों से शादी हो सकती है, या 3, या फिर 4, 5, 6, 7, 8। सही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी शयान की शादी होगी तो ऐसा तो नहीं होगा आधा शयान कौनी लड़की, ऐसा तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है ना, राइट? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। इसका मतलब ये होगा जब भी ये कंबाइन होंगे तो पूरे कंबाइन होंगे, होल रेशो में कंबाइन होंगे। जैसे कि 1, 1 या 1, 2 या 1, 3 या 1, 4 या 2, 3 या 3, 4 या 4, 5, इस तरह से कंबाइन होंगे। बात समझ रहे हो? कभी भी कंबाइन होंगे तो होल नंबर्स में कंबाइन होंगे, पॉइंट्स में कंबाइन नहीं होंगे। बात समझ पा रहे हो ना? ऐसा तो नहीं आपने कभी से होगा सवा 3 लड़कियां और पौने 4 लड़के इनकी शादी होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए when they combine in a whole ratio, when they combine in whole ratio। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई? डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी समझ में आ गई? ये हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हम अगले टॉपिक के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि डाल्टन ने ये कहा था कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। इस बात को कैसे गलत साबित किया गया और कितने टाइम के बाद गलत साबित किया गया, इसको हम पढ़ेंगे अभी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले ये एंड करने का